भारत की मिट्टियों में अनगिनत कहानियां दबी पड़ी। कुछ वक्त के साथ खो जाती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती है जो सदियों बाद भी हवाओं में गूंजती रहती है। इन्हीं हवाओं में आज भी एक नाम गूंजता है, और वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। एक ऐसा नाम जो कि सिर्फ एक राजा नहीं, एक दौर की शान थी। अजमेर की धूप हो या दिल्ली के किले की दीवार, हर ईंट अब भी कहती है कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स था जिसकी बहादुरी की गूंज से दुश्मनों की सांसें रुक जाती थी। पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे नौजवान राजा की है जो जितना ताकतवर था उतना समझदार भी। वो पढ़ा लिखा था, सोचने वाला था, और उसकी सोच उस जमाने से बहुत ज़्यादा आगे थी। लेकिन इतिहास सिर्फ बहादुरी से नहीं बनता, उसमें चालें भी होती, उसमें साजिश भी होती है, और कई बार तो किसी की दया किसी की तबाही का कारण भी बन जाती है। 12वीं सदी का वो वक्त था जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य खुद को सबसे बड़ा मानता था। कहीं कोई रियासत एक दूसरे पर नजर रखती थी, तो कहीं रिश्तेदारी ही दुश्मनी में बदल जाती थी। चौहान वंश का उदय हुआ अजमेर और दिल्ली के बीच। जब चौहान परिवार ने अपनी पकड़ जमाई, तो इसी धरती पे 1166 में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम पृथ्वीराज रखा गया। ज्योतिषों ने कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर पृथ्वी पर राज करेगा। इसीलिए शायद सबको लगता था कि उसके जन्म के साथ ही एक नया युग शुरू हुआ है। बचपन से ही पृथ्वीराज दूसरों से अलग था। उसे लड़ाई झगड़े के साथ साथ पढ़ाई में भी दिलचस्पी थी। वो गणित, इतिहास, दवाइयों और युद्ध कला सब में माहिर था। कहा जाता है कि वो कई भाषाएं तक बोलता था ताकि हर राज्य से खुद बात कर सके। और फिर उसकी एक ऐसी कला थी जिसने उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बना दिया। शब्द सुनकर निशाना लगाना, आवाज सुनी और बिना देखे तीर चला दी, यही थी उसकी सबसे बड़ी पहचान। शब्द बेदी बान, ये सिर्फ एक कला नहीं थी, उस समय के लिए एक चमत्कार जैसा था। जब वो सिर्फ 11 साल का था तभी उसके पिता नहीं रहे, और इतनी छोटी उम्र में ही उसे सिंहासन पर बैठना पड़ा। सोचना जरा, 11 साल का बच्चा और पूरी रियासत की जिम्मेदारी उसके सिर पर। तब उसके अपने रिश्तेदारों ने ही मौका देखकर बगावत शुरू कर दी, लेकिन उसकी माँ रानी कर्पूरी देवी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्रियों की मदद से राज्य को संभाला और अपने बेटे को सिखाया कि राज चलाना सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज के पिता ने खुद संन्यास लेकर बेटा सिंहासन सौंपा था। जो भी सच्चाई हो, इतना तय है कि कम उम्र में ही पृथ्वीराज ने राज करना सीख लिया, और 14 वर्ष की उम्र तक आते आते उसने खुद राज की कमान संभाल ली। इस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, पृथ्वीराज ने जिम्मेदारी उठाई और इतिहास की दिशा बदलने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने ही घर की बगावत खत्म की। उसका चचेरा भाई नागार्जुन, जो गुनपुरा, आज का गुरुग्राम का किला हथिया चुका था, उसे सबक सिखाना जरूरी था। पृथ्वीराज ने बड़ी सेना लेकर किला घेरा और नागार्जुन को हरा दिया। ये उसकी पहली जीत थी, जिसने सबको साफ कर दिया कि राजा छोटा है लेकिन उसका इरादा किसी तूफान से कम नहीं। इस जीत के बाद किसी ने भी उसे हल्के में नहीं लिया। धीरे धीरे उसका राज फैलने लगा। उसने कई इलाके जीते, भिवानी, रेवाड़ी, अलवर जैसे क्षेत्र अपने अधीन किए। दिल्ली को उसने दूसरी राजधानी बनाया, क्योंकि दिल्ली व्यापार और राजनीति दोनों की कुंजी थी। दिल्ली में उसने किला राय पिथौरा बनवाया, जो आज भी उसकी याद में खड़ा है। महोबा की लड़ाई ने उसके नाम को और बड़ा बना दिया। वहां चंदेल वंश के राजा और उनके 2 योद्धा आल्हा और उदल अपनी वीरता के लिए मशहूर थे। इस युद्ध में दोनों ओर से बहुत जाने गई, लेकिन आखिर में पृथ्वीराज ने इस जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही उसका नाम पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लेकिन जीत के साथ ही दुश्मनी भी बढ़ने लगी। कन्नौज के राजा जयचंद के साथ उसका झगड़ा सबको मालूम था। कहा जाता है जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्यार करती थी, और जब जयचंद ने उसका स्वयंवर रखा तो पृथ्वीराज बिना बुलाए वहां पहुंच गया। संयोगिता ने सबके सामने माला उसी की मूर्ति के गले में डाल दी, और फिर पृथ्वीराज ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और दिल्ली ले गया। यह घटना सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जिसने 2 राजवंशों की दुश्मनी को आग बना दिया, और उसी आग में आगे चलकर पूरा देश जल गया। इधर पश्चिम में एक नया खतरा उठ रहा था। अफगानिस्तान की मदद से मोहम्मद गौरी, जिसकी नजर भारत पर थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था। वो यहाँ स्थायी राज चाहता था। पहले उसने गुजरात पर हमला किया, लेकिन रानी नाइकी देवी ने उसे हराया। इस हार के बाद उसने रास्ता बदला और उत्तर भारत की ओर बढ़ा। 1191 में उसने भटिंडा पर कब्जा किया। ये सीधी चुनौती थी। पृथ्वीराज ने विशाल सेना तैयार की और तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया। उसकी सेना पीछे हट गई। खुद गौरी घायल हो गया, लेकिन
पृथ्वीराज ने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया और यही गलती थी जो इतिहास में सबसे महंगी साबित हुई। गौरी गया फिर लौटा और इस बार पहले से कहीं ज्यादा चालाक बनकर। उसने छोटे छोटे हमले किए, राजपूत सेना को थकाया और फिर सुबह सुबह हमला किया जब राजपूतों की सेना थकी और बिखरी हुई थी। इस बार जीत गौरी की हुई। पृथ्वीराज हार गया और कैद में चला गया और वहीं से भारत की कहानी का एक बड़ा मोड़ शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ इस पर इतिहास चुप है, लेकिन लोक कथाएं बोलती हैं। कोई कहता है पृथ्वीराज गजनी ले जाया गया और वहां उसकी आंखें फोड़ दी गई। कोई कहता है कि उसने अपनी कला शब्द भेदी बाण से गौरी को मारा। असलियत चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बात तय है, पृथ्वीराज ने सिर झुकाना नहीं सीखा था। उसके बाद उसका राज टूट गया, लेकिन उसकी बहादुरी बची रही। दिल्ली सल्तनत आई, नए शासक आए, लेकिन पृथ्वीराज की कहानी मिट नहीं पाई। आज भी जब कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है तो पृथ्वीराज का नाम सबसे ऊंचा लिखा मिलता है, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि हर हार के बाद भी अगर इंसान का हौसला जिंदा है तो नाम कभी नहीं मरता। तराइन की दूसरी लड़ाई हारने के बाद भारत की हवा जैसे बदल गई थी। उस दिन सिर्फ एक राजा नहीं हारा था, बल्कि पूरे देश की किस्मत पर एक परछाई पड़ गई थी। दिल्ली, अजमेर और आसपास के इलाके जो कभी चौहान राजवंश की शान थे, अब विदेशी सेना के कब्जे में आने लगे। मोहम्मद गौरी ने वो कर दिखाया था जो उससे पहले कई हमलावर नहीं कर पाए थे। उसने भारत की धरती पर अपनी हुकूमत की नींव रख दी। लोग कहते हैं जब कोई देश अंदर से टूटा होता है तब बाहर वाला दुश्मन आसानी से जीत जाता है। वही हुआ। भारत के अंदर उस वक्त एकता नहीं थी। हर राजा अपनी अपनी लड़ाई में उलझा था और जब असली खतरा सामने आया तब सब अपने अपने राज्य बचाने में लगे थे। किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी कमी यही रही कि उन्होंने जितनी ताकत दुश्मन से लड़ी उतनी ताकत अंदर के झगड़ों को खत्म करने में नहीं लगाई। गौरी ने तराइन की जीत के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। आगे की कहानी को लेकर कई बातें कही जाती हैं। कुछ कहते हैं कि उसे वहीं मैदान में मार दिया गया, कुछ कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ा गया और गजनी ले जाया गया। गजनी में गौरी ने उसे अपने दरबार में खड़ा किया। जहां कभी वहीं गौरी, जिसने मैदान में हार के बाद पृथ्वीराज के सामने सिर झुकाया था, अब घमंड में मुस्कुरा रहा था। लोक कथाओं में कहा गया कि गौरी ने उसे अपमानित किया, उसकी आंखें निकाल ली और कहा, अब तेरा राज खत्म, अब तू कुछ नहीं। लेकिन पृथ्वीराज ने भी मुस्कुरा कर कहा था, राज खत्म हो सकता है लेकिन नाम नहीं। ये लाइन आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, क्योंकि इस एक जवाब में पूरे हिंदुस्तान की वो रूह थी जो झुकती नहीं थी। गजनी में उसका कवि, उसका साथी चंद बरदाई भी किसी तरह पहुंचा। उसने गौरी से कहा, तुम उसे मार सकते हो लेकिन वो अभी भी तुमसे बड़ा योद्धा है। अगर तुम में हिम्मत है तो उसके सामने उसकी कला आजमाओ। गौरी ने हंसते हुए कहा, अब ये अंधा क्या करेगा। चंद बरदाई बोला, तुम बस आवाज दो, वो तीर चलाएगा और निशाना नहीं चूकेगा। और फिर वही प्रसिद्ध पल आया जब दरबार में सब लोग इकट्ठा थे। गौरी ऊंचे तख्त पर बैठा था और चंद बरदाई ने वो पंक्ति बोली, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बस आवाज पहचानी और अगला पल इतिहास बन गया। तीर सीधा गौरी के सीने में जा धंसा। गौरी वहीं ढेर हो गया। इसके बाद जब सैनिक दौड़े तो चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को खंजर मार लिया, ताकि मौत उनकी अपनी मर्जी से हो, किसी और के हाथ से नहीं। अब ये कहानी सच थी या नहीं, ये बात इतिहास साफ नहीं बताता, लेकिन लोगों के दिल में ये किस्सा अमर हो गया, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं थी, बल्कि उस हिम्मत की थी जो हार के बाद भी हार नहीं मानती। पृथ्वीराज के जाने के बाद उनका साम्राज्य टूट गया। अजमेर और दिल्ली पर कब्जा हो गया। गौरी ने दिल्ली का राज अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वही था जिसने बाद में कुतुब मीनार बनवाई और वहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की कहानी। अजमेर में गौरी ने एक नई चाल चली। उसने पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज को वहां का राजा बना दिया, लेकिन सिर्फ नाम का। असल में सारी ताकत गौरी के पास थी। गोविंदराज को हर महीने टैक्स देना पड़ता था, लेकिन पृथ्वीराज का भाई हरिराज ये बर्दाश्त न कर पाया। उसने बगावत की, गोविंदराज को हटाया और खुद सत्ता संभाली। मगर इस झगड़े ने राज्य को और कमजोर कर दिया। तभी कुतुबुद्दीन अहमद ने मौका देखकर हमला किया और अजमेर पे कब्जा कर लिया। इसी तरह जो राज्य कभी राजपूतों की शान होता था वो सल्तनत का हिस्सा बन गया। इतिहास यहीं पर सबसे बड़ा सच दिखाता है। अगर आप आपस में लड़ते हैं तो बाहर वाला जीत जाता है। अगर उस समय भारत के राजा आपस में एकजुट हो जाते तो ना ही गौरी जीतता, ना ही आने वाले सैकड़ों सालों में भारत पे कोई भी राज कर पाता। लेकिन एक बात गौर करने लायक है, मोहम्मद गौरी का राज्य भी ज़्यादा देर नहीं चला। उसे उसी के सैनिकों ने मार डाला। कहते हैं जो दूसरों को धोखा देता है उसे धोखा मिलना तय है। गौरी की मौत के बाद उसकी सेना बिखर गई।
और भारत में उसी के गुलामों ने राज करना शुरू कर दिया, जिन्हें आगे चलकर गुलाम देश कहा गया। यानी जो कहानी पृथ्वीराज की हार से शुरू हुई थी वही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत और मुगलों की नींव बनी। लेकिन अब गौर से देखें तो इतिहास में एक बात साफ दिखती है, पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत को तोड़ा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा दिया कि अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो चाहे आप कितने भी बहादुर हो, आप जीत नहीं पाओगे। पृथ्वीराज चौहान ने जो हिम्मत, जो दिलेरी और जो देशभक्ति दिखाई, वही आगे चलकर कई योद्धाओं के दिल में जगी। महाराणा प्रताप हो या शिवाजी महाराज, आगे चलकर वही चौहान वाला जोश कहीं ना कहीं इनके अंदर जिंदा रहा। उनकी कहानी हमें आज भी यही सिखाती है, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से जीता जाता है। कि दया अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। और सबसे बड़ी बात कि जो नाम दिल से लिया जाए उसे वक्त मिटा नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद भारत की धरती पर जैसे सन्नाटा फैल गया था, वो सन्नाटा जो तलवारों की टकराहट के बाद आता है। अजमेर की गलियों में अब चौहान के झंडे नहीं लहराते थे, बल्कि सल्तनत के निशान थे। दिल्ली जो कभी चौहान वंश की दूसरी राजधानी थी, अब किसी और के कब्जे में चली गई थी। लोगों के चेहरों पर डर था, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा था कि कोई विदेशी बादशाह उनकी भाषा नहीं बोलता, उनकी रीति नीति नहीं समझता, और फिर भी उनके ऊपर राज कर रहा है। ये सिर्फ राज बदलने की बात नहीं थी, ये पूरी सभ्यता पर एक चोट थी। लेकिन इतिहास की खूबसूरती यही होती है, कोई भी नाम, कोई भी राज सदा नहीं रहता, मगर जो अपने दिल में जगह बना ले वो हमेशा जिंदा रहता है। और पृथ्वीराज चौहान का नाम लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा रहा। अजमेर के बुजुर्ग आज भी उस दौर की कहानियां सुनाते थे, कैसे एक नौजवान राजा ने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और इरादे से राज चलाया। कैसे वो इंसान जिसने दुश्मन को हराने के बाद भी छोड़ दिया, उसने दिखाया कि इंसानियत और युद्ध दोनों साथ रह सकते हैं। शायद आज की दुनिया में ये बात भोली लगे, लेकिन वही भोलेपन ने उस समय भारत को इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण बना दिया था। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं थी, उनके समय में समाज कैसे चलता था ये भी उतना ही दिलचस्प है। उस वक्त भारत में खेती, व्यापार और हस्तकला सब बहुत आगे थे। अजमेर और दिल्ली जैसे शहर बड़े व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। रेशम, कपड़ा और मसाले पश्चिमी देशों तक जाते थे। चौहान वंश ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने अपने राज्य को विकसित भी किया। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, मंदिर बनवाए और अपने शासन में न्याय को सबसे ऊपर रखा। कहते हैं कि पृथ्वीराज जब कोई फैसला करते थे तो सबसे पहले उस पर आम जनता की राय ली जाती थी। उनका कहना था, राजा वही अच्छा है जो अपने राज्य के हर आदमी के दुख को समझे। और शायद इसी वजह से उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं, धरती का बेटा कहते थे। उनकी मौत के बाद लोगों ने उन्हें भगवान जैसा दर्जा दिया। कई जगहों पर उनके नाम से मंदिर बने, गीत बने और कवियों ने उनकी वीरता के किस्से गाए। सबसे प्रसिद्ध बना पृथ्वीराज रासो, जिसमें चंद बरदाई ने उनकी जिंदगी को अमर कर दिया। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि रासो में बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई कहानी सैकड़ों साल तक गाई जाए तो उसमें कुछ तो होगा जो दिल छू जाता है। पृथ्वीराज चौहान के समय में सबसे बड़ी चुनौती थी एकता की कमी। भारत के हर हिस्से में छोटे छोटे राज्य थे, कोई खुद को सबसे बड़ा मानता था, कोई किसी की अधीनता नहीं चाहता था, और यही टूटापन धीरे धीरे बाहरी ताकतों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर उस वक्त राजपूत, गढ़वाल, सोलंकी और चंदेल जैसे वंश एक साथ खड़े हो जाते तो शायद मोहम्मद गौरी जैसी ताकतें भारत की धरती पर टिक नहीं पाती। लेकिन इतिहास में अगर का कोई मतलब नहीं होता, जो हुआ वही सच बना, और उस सच ने आने वाले सैकड़ों सालों तक भारत की तस्वीर बदल दी। गौरी के जाने के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान बना। वहीं से शुरू हुआ गुलाम वंश, जिसने धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और फिर वो सिलसिला चलता रहा। खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल, और ये सब उसी हार के बाद शुरू हुआ जो तराइन के मैदान में हुई थी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पृथ्वीराज की हार ने भी भारत को बहुत कुछ सिखाया। उस हार ने बताया कि बहादुरी काफी नहीं होती है, एकता जरूरी होती है। उस हार ने सिखाया कि सिर्फ तलवार से देश नहीं चलता, समझदारी और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। और उस हार ने यह भी बताया कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी हार के बाद भी लोगों के दिलों में जीत जाता है। आज भी जब कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलता है और पृथ्वीराज चौहान का नाम पढ़ता है तो उसके साथ एक एहसास जुड़ता है, गर्व का और एक कसक का भी। गर्व इस बात का कि हमारे देश में ऐसे वीर पैदा हुए, और कसक इस बात की कि काश उस वक्त हमारे राजा एक हो जाते।
समय बीता, सल्तनतें आई और गईं, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन किसी ने भी पृथ्वीराज की कहानी को मिटा नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक प्रतीक थे बहादुरी का, आत्मसम्मान का और अपने देश से प्यार का। उनका नाम भारत की मिट्टी में ऐसे घुल गया जैसे गंगा जल की बूंद। वो मिट्टी जिसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी वो आज भी गवाही देती है। जब भी कोई बच्चा अपनी मिट्टी पर गर्व करता है तो उसमें कहीं न कहीं पृथ्वीराज की आत्मा मुस्कुराती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हार कर भी जीतना संभव है, कि नाम तलवार से नहीं कर्म से अमर होता है, और कि इंसान भले ही खत्म हो जाए लेकिन उसकी सोच कभी नहीं मरती। आज भी जब किसी सैनिक का नाम लिया जाता है, जब कोई देश के लिए अपनी जान देता है, तो वो वही भावना होती है जो कभी पृथ्वीराज चौहान के दिल में थी। तराइन की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इतिहास की लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। पृथ्वीराज चौहान भले ही अब नहीं रहे थे, लेकिन उनकी याद भारत के हर कोने में आग की तरह फैल चुकी थी। अजमेर के मंदिरों में, दिल्ली की गलियों में, राजस्थान के रेगिस्तान में, हर जगह उनके नाम की गूंज थी। लोग अब भी फुसफुसाते थे, वो चला गया, लेकिन उसकी बहादुरी की गंध मिट्टी में बस गई है। उस दौर में जब विदेशी बादशाहों ने भारत पर राज करना शुरू किया, तब लोगों के दिलों में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि अब शायद अपनी आज़ादी लौट कर नहीं आएगी, और उम्मीद इस बात की कि कभी न कभी कोई पृथ्वीराज फिर से आएगा जो सबको जोड़ देगा, सबको जगा देगा। इसी उम्मीद ने आगे चलकर नए योद्धाओं को जन्म दिया। राजस्थान की वही मिट्टी जिसने चौहान को जन्म दिया था, वहीं से आगे चलकर महाराणा प्रताप निकले। वो भी वही जिद लेकर आए, सिर झुक सकता है, तलवार नहीं। और जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हर सैनिक के दिल में कहीं न कहीं चौहान की वो पुरानी गूंज थी कि हार को कभी मंजिल मत समझो, क्योंकि असली जीत वो होती है जो दिलों में बस जाए। समय गुजरता गया, लेकिन पृथ्वीराज की याद हर युग में लौटती रही, कभी कविता बनकर, कभी कहानी बनकर। कभी माँ अपने बेटे को सोते वक्त वीरता का किस्सा सुनाकर कहती, बेटा उस राजा की तरह बनना जिसने आंखें तो खो दी पर इज्जत नहीं। वो कहानी जो कभी इतिहास के पन्नों में थी, वो लोगों की रगों में थी, राजपूतों की तलवारों में, मराठों के जोश में और पंजाब के वीरों की दहाड़ में। हर जगह पृथ्वीराज की आत्मा बोलती थी। जब शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, तो उन्होंने अपने दरबार में कहा था, हमारा युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उस आत्मा के लिए है जो सदियों पहले तराइन में घायल हुई थी। ये वही आत्मा थी चौहान की। और सच तो यह है दोस्तों कि हर वो इंसान जो अपने वतन के लिए लड़ता है, वो चाहे किसी भी समय में हो, वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता है। उनकी हार ने लोगों को दो बातें सिखाई। पहली कि बहादुरी कभी बेकार नहीं जाती, और दूसरी कि अगर एक बार कोई देश झुक जाए तो उसे फिर उठने के लिए एकता और विश्वास की जरूरत होती है। इसी सोच ने धीरे धीरे भारत को फिर से खड़ा किया। लोग फिर से अपने हक के लिए लड़ने लगे। राजपूत, मराठा, सिख, सबके अंदर वही पुराना जोश जाग उठा। हर नई पीढ़ी में एक नया चौहान पैदा हुआ। कभी उसका नाम प्रताप था, कभी शिवाजी, कभी रानी लक्ष्मीबाई। सबके अंदर एक ही आग थी, अपने देश को झुकने नहीं देंगे। तब भी लोगों ने चौहान की मिसाल दी। कभी फिर से वही गीत गाने लगे कि वो चला गया पर उसकी मिट्टी अब भी हमारी सांसों में है। गांव में बच्चे तलवार बनाते, लकड़ी के घोड़े पर सवार होते और खुद से कहते, मैं भी पृथ्वीराज बनूंगा। इतिहास के हर युग में उसका नाम लौट कर आया, कभी कहानी बनकर, कभी जज्बा बनकर, क्योंकि जो नाम दिल में बस जाए उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। पृथ्वीराज की विरासत किसी महल या किले में नहीं है, वो है उस सोच में जो कहती है कि जब हिम्मत टूटने लगे तो याद करो उस राजा को जिसने हार कर भी पूरी दुनिया को सिखा दिया कि असली हार वो होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। अजमेर आज भी उसी मिट्टी से महकता है जहां कभी एक लड़का शेर से भिड़ गया था, जहां से दिल्ली की दीवारें बनी, जहां से भारत की पहचान बनी। और शायद इसलिए इतिहासकार कहते हैं, अगर पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं तो भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन अगर वो पैदा ही नहीं होते तो भारत की आत्मा कुछ और होती। उनकी कहानी एक आरसा है जहां हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, जहां हमें याद रखना है कि बहादुरी सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा होना भी है, जहां हमें समझना है कि दया भी ताकत होती है, पर गलत वक्त पर दिखाई गई दया विनाश बन सकती है। आज की दुनिया में भी जब कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है, जब कोई अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, तो वो उसी मिट्टी की औलाद होता है जो कभी चौहान की थी। कहते हैं ना, कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान उन लोगों में से एक थे। उन्होंने सिर्फ एक युग नहीं जिया, बल्कि आने वाले सैकड़ों सालों के लिए एक सोच, एक भावना और एक आत्मा छोड़ गए।
समय बीत गया, सल्तनतें आईं और गईं। पहले खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोदी और फिर मुगल आए। अंग्रेज आए, उन्होंने भी इस मिट्टी पर पैर रखे, लेकिन भारत की मिट्टी कभी किसी की नहीं हुई, क्योंकि इस मिट्टी में पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग पैदा हुए थे, जो हार के बाद भी मिट्टी को हारने नहीं देते। आज हम एक आज़ाद देश में जीते हैं, जहां हमारे पास अपना झंडा, अपना संविधान और अपनी आज़ादी है। लेकिन अगर ज़रा रुककर सोचा जाए तो ये आज़ादी अचानक नहीं मिली। ये उसी आग का असर है जो सदियों पहले तराइन के मैदान में जली थी। वो आग जो तब हार के बाद भी बुझी नहीं थी, वो धीरे धीरे राजपूतों, मराठों, सिखों और फिर आम लोगों के दिलों में जलती रही, और उसी ने आज का भारत बनाया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। वो सिखाती है कि हारने से बड़ा पाप है कोशिश करना छोड़ देना। वो सिखाती है कि सच्चे राजा की पहचान उसके ताज से नहीं, उसके फैसलों से होती है। और सबसे ज़रूरी, वो सिखाती है कि इंसानियत की हमेशा ताकत तलवार से बड़ी होती है। आज जब हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं, जहां चालें, राजनीति और स्वार्थ का खेल चलता है, तो पृथ्वीराज की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। वो जो अपने लोगों के लिए खुद लड़ता है, ना कि उन्हें आगे कर देता है। और वो जो अपने देश से इतना प्यार करता है कि उसके लिए अपनी जान तक देने में पीछे नहीं हटता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नियति। उन्होंने कभी धोखे से नहीं जीता। उनके लिए लड़ाई में भी इज्जत जरूरी थी, और यही कारण था कि उनकी हार के बाद भी लोग उन्हें गद्दार नहीं बल्कि शहीद राजा कहते रहे। इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दुआओं में लिए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान उन्हीं में से एक है। उनका नाम लेते वक्त दिल में जो गर्व आता है, वो इस बात का सबूत है कि उनका असर आज भी जिंदा है। कभी कभी सोचो दोस्तों, अगर वो सिर्फ एक राजा होते तो शायद हम उन्हें भूल जाते, लेकिन वो एक सोच थे, एक आवाज थे जो आज भी हमारे खून में गूंजती है। जब कोई बच्चा पहली बार इतिहास में तराइन की लड़ाई पढ़ता है, तो उसके दिमाग में जो सवाल आता है, क्यों हार गए पृथ्वीराज, वही सवाल उसे एक सबक देता है कि अगली बार हम हारे नहीं। और शायद यही इतिहास की असली मतलब है। हार से सीखो ताकि अगली जीत बड़ी हो, भरोसे से उठो ताकि अगली पीढ़ी को झुकना न पड़े। पृथ्वीराज चौहान की मौत के साथ भारत ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उनके सोच से भारत ने बहुत कुछ पाया। उन्होंने दिखाया कि इंसान चाहे अंधा कर दिया जाए, पर अगर उसके अंदर सच्चाई की रोशनी है तो वो अब भी निशाना साध सकता है और दुनिया को झुका सकता है। आज जब हम अपने जीवन में मुश्किलों से लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर पृथ्वीराज चौहान छुपा रहता है, जो गिरता है लेकिन हार नहीं मानता, जो लोगों की बातों से डरता नहीं, जो अपने रास्ते पे विश्वास रखता है। और यही असली ताकत है, वो ताकत जो इंसान को आम से खास बनाती है, वो ताकत जो एक नाम को इतिहास से निकालकर अमर बना देती है। क्योंकि कुछ लोग अपने वक्त में जीते हैं और कुछ लोग अपने वक्त से काफी आगे निकल जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान वो इंसान थे जिसने वक्त को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हार भी अगर इज्जत से हो तो वो हार नहीं, एक मिसाल है। इसीलिए आज भी जब कोई बच्चा बहादुरी दिखाता है, जब कोई जवान सीना पर खड़ा रहता है, जब कोई इंसान सच बोलने की हिम्मत करता है, तो कहीं ना कहीं वही आत्मा मुस्कुरा कर कहती है जो कभी तराइन के मैदान में आखिरी बार खड़ी थी, और जिसने दुनिया को सिखाया था कि वीर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, वीर वो है जो हर बार गिरने के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है। और शायद इसीलिए आज हवा जब दिल्ली के पुराने किलों की दीवारों को टकराती है, तो लगता है कि जैसे कोई आवाज कहती है, मैं हारा जरूर पर मिटा नहीं। मेरा नाम पृथ्वीराज है और मेरा घर भारत की मिट्टी।